कहते हैं कि आपके घर पर कौन किस नीयत से आता है ये तो पता नहीं चलता, लेकिन गलत सलाह से आपके घर क्या हो सकता है, देखिए। बहू, मुझे ना तेरी वो सहेली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो अपने सास ससुर के साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। तुम ना उससे दूर ही रहा करो। हाँ देखिए माँ जी, वो क्या करती है वो उसका मतलब है, लेकिन मेरे संस्कार तो मेरे साथ है ना। बस मेरा समय अच्छा बीते इसलिए कुछ देर उसके साथ रह लेती हूँ। अरे लेकिन बहू, साथ का असर दिखने में वक्त नहीं लगता। होता भी ऐसा ही है जिस बात का सासू माँ को डर था। माँ जी, आप तो मेरे बच्चे को बिल्कुल भी ठीक से नहीं देखती। अरे देखिए तो कैसे दुबला हो रहा है। अरे उसका बाप भी बचपन में दुबला ही था, बाद में जाकर सेहत बनी है। और मैं ध्यान नहीं दे रही तो तू कौन सा प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रही है? तू ध्यान दे दे। अब बहू को आ जाता है गुस्सा। पता है वो मेरी सहेली है ना रिमझिम, उसकी सास भी उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करती थी। भगा दिया, गांव में बैठी है आज वो बुढ़िया। हाँ बेटा, पक्का काम किया है मैंने। बहुत जानती हूँ मैं तेरे जैसी जबान चलाने वाली बहुओं को। जिस घर में तू बैठी है ना, वो मेरा घर है। मेरे पति ने मेरे नाम से खरीदा था। और तेरे पति की जो तनख्वाह है ना, उसमें तो तू कहीं एक कमरे के मकान में रह ले तो गनीमत है। बहू को समझ में आ जाता है कि सामने वाला खिलाड़ी भी कच्चा नहीं है, लेकिन सहेली। अरे तो क्या हो गया, उनका मकान है तो बोल, बंटवारा चाहिए भाई। माँ बाप के प्रॉपर्टी में बेटे का बराबर का हिस्सा होता है। बुढ़िया को खुद खाना बनाना पड़ेगा, तब अकल ठिकाने आ जाएगी। पता नहीं तू कैसी नौकरानी बनकर रह लेती है, मुझे तो बड़ा दुख होता है तेरे लिए। तभी रिमझिम का पति मुकेश हाथ में कलछी लेकर आ जाता है। रिमझिम, खाना बना दिया है, पैक भी कर लिया है अपने लिए। अब मैं ऑफिस जाऊं? जाओ। और सुनो, शाम के लिए ना सब्जी ले आना। ये लो 10 रुपए तुम्हारा आज का खर्चा। रिमझिम, कुछ पैसे और दे दो ना। वो क्या है ना, कभी कभी चाय के साथ कुछ खाने का भी मन कर जाता है। अरे वाह, क्या बात है। तो खाना लेकर जाना बंद कर दो। इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास कि तुमको चाय के साथ मठरी और बिस्किट भी खिलाऊं। जाओ यहाँ से। मुकेश, उसका पति, मुंह नीचे लटका कर वहां से चला जाता है। वाह रिमझिम, क्या बात है, तेरा पति तो पूरा तेरे कब्जे में है। और क्या, जरा सा ढील दे दो तो देखो। अरे कैसे माँ के साथ सर पर चढ़ जाता था, अब तो मैंने सबको लाइन पर रखा है। रिया घर आती है और अपने पति सतीश से कहती है, देखो कितना फालतू का खर्चा करते हो तुम। ये देखो, ये फिजियोथेरेपी वाले रोज का पैसा ले जाते हैं एक्सरसाइज के नाम पर। अरे वही एक्सरसाइज रोज करवाते हैं। अपने मम्मी पापा को बोलो कि खुद कर लिया करे, हमारे बस के नहीं है ये सब खर्चे। अरे कैसे बात कर रही हो? पापा के पैर का ऑपरेशन हुआ है, फिजियोथेरेपी लेने के लिए खुद डॉक्टर ने कहा है। नहीं रिया। ठीक है फिर देख लो, कमाते तो हो नहीं तुम इतना कि खर्चा निकाल सको। कल को बच्चे के लिए कुछ बचाना है कि नहीं। फिर भी अगर तुम थेरेपी वाले को रोकने वाले नहीं हो तो मैं जा रही हूँ मायके। पति क्या करता, बीवी को मनाने के लिए माता पिता की थेरेपी रोक देता है। बेटा, कई दिनों से फिर घुटने में दर्द हो रहा है, प्लीज डॉक्टर को दिखा दो। जी पिताजी, मैं कमरे से कार की चाबी लेकर आ रहा हूँ। बेटा जैसे ही कमरे में जाता है, पता है कितनी फीस है डॉक्टर की? पूरे 500 रुपए, ऊपर से दवाई लिखेंगे 100 अलग। इन लोगों को बोल दो अभी पैसे नहीं है हमारे पास। बेटा बाहर आकर कहता है, पिताजी, अभी ना मेरे ऑफिस से फोन आ गया है, तो कल चलते हैं। बेटा पापा को दिखा दे, कहीं घुटना काम करना ही बंद ना कर दे। लेकिन बेटा तो बीवी के कहने पर रहता है और घर से बाहर चला जाता है। देखिए माँ जी, आज काम वाली नहीं आएगी। हाँ तो क्या करूं? मैं सोच रही हूँ कि काम हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। जो पैसे बचे उससे पिताजी का इलाज करवा देंगे। अब कहीं ना कहीं तो मैनेज करना पड़ेगा ना माँ जी। सास भी पति के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, वो मान जाती है। लेकिन अगले ही दिन से, माँ जी मैं ना सब्जी काट रही हूँ, आप झाड़ू लगा लें और फिर पोछा। अब
बेटा मैं सब्जी काट देती हूँ, वो झुककर झाड़ू तो मुझसे नहीं लग पाएगी। बहू जो बैठकर टीवी देख रही थी और हाथ में 2 आलू लेकर बैठी थी। नहीं माँ जी, मेरा फेवरेट शो आ रहा है, मैं सब्जी काटूंगी, आप झाड़ू के बाद पोछा लगा लेना। सास को उम्मीद होती है कि घर के काम से पैसे बचेंगे और उनसे पिता का इलाज कराएंगे, लेकिन पूरे 1 महीने बाद, बेटा सतीश पापा को डॉक्टर को दिखा देना। माँ वो इस बार त्योहार है तो पैसों की कमी है, अगले महीने पक्का। सास को गुस्सा आ जाता है, वो समझ जाती है कि सब पढ़ाया बहू का ही है। फिर एक रोज, अरे ये क्या कर रही हो, ये बेटे और बहू का सामान क्यों निकाल रही हो, वो लोग आएंगे तो गुस्सा करेंगे। लेकिन सास एक बार भी नहीं सुनती और बेटे बहू का सारा सामान निकाल कर बाहर रख देती है। थोड़ी देर में हाथ में शॉपिंग बैग लेकर बेटा बहू घर आते हैं। अरे ये क्या, किसकी हिम्मत हो गई मेरे सामान को कमरे से बाहर करने की? मेरी हिम्मत हुई है, और हाँ ये कागज है घर के, मैं तुम दोनों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करती हूँ, निकल जाओ, क्योंकि कल यहाँ 2 पीजी लड़कियां रहने आ रही है। उनके पैसों से मैं अपना और अपने पति की दवाई, इलाज, खाना पीना सब कुछ कर सकती हूँ। अरे कैसी कलयुगी माँ हो तुम, कोई अपने बेटे को यूं ही घर से बेदखल नहीं करता। मैं ना कहती थी, तुम्हारी माँ के दिल में खोट है, खोट। खोट किसके दिल में है ये तो बहू ऊपर वाला देख रहा होगा। कल तक तुम लोगों के पास अदालती कार्रवाई के पेपर भी आ जाएंगे, अब दफा हो जाओ यहाँ से। मियाँ बीवी के जाने के बाद माँ रोने लगती है। देखो तुमने जो किया वो ठीक किया है। ये समाज की सोच है कि माता पिता बुढ़ापे में कितनी भी मुश्किलों का सामना करें, लेकिन बच्चों को कुछ भी बोलो तो कलयुगी हो जाए। उधर सतीश रिया से कहता है, यार कहाँ चले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखा, तुम्हारी माँ ने एक बार भी नहीं सोचा कि बेटा बहू कहाँ जाएंगे। मैं चली अपने मायके, तुम अपना देख लो। अरे जिसके माँ बाप ने ही निकाल दिया हो उसके साथ मैं क्या करूंगी रहकर। रिया सतीश को छोड़कर चली जाती है। रास्ते में बैठा सतीश सोच ही रहा होता है कि वो कहाँ जाए कि सामने एक माँ को देखता है जो अपने बच्चे को खाना खिला रही होती है। माँ तूने भी तो कुछ नहीं खाया, तू भी खा ले। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा तो पेट ना भरा हुआ है, तू खा। हाँ? और कुछ खाएगा? ले आऊं मैं? नहीं माँ, मुझे पता है तेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तू मुझे खुश करने के लिए ये बोल रही है। सतीश को अपनी माँ की याद आती है। वो भागकर घर जाता है। माँ मुझे माफ कर दे, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, मैं अब इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे बस एक बार माफ कर दे माँ। माँ सतीश को गले लगा लेती है। वो जानती है कि बेटा ठीक रहा तो बहू की मजाल नहीं होगी कि किसी को दुख दे। सुनीता जी की 2 बहुएं थी, शीतल और कविता। शीतल घर की बड़ी बहू थी और कविता घर की छोटी बहू। शीतल की शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी गोद में कोई बच्चा नहीं था। सब जगह इलाज करवाने के बाद भी शीतल माँ नहीं बन पाई। वहीं कविता की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी को 8वां महीना चल रहा था। सब लोग कविता का बहुत ख्याल रखते थे और ये सब देखकर शीतल को कुछ दिनों से जलन होने लगी थी। देख, अच्छी तरह आटा सेक कर ड्राई फ्रूट डालकर लड्डू बनाना। मेरे घर में पहली बार बच्चा आने वाला है। पिछले 10 सालों से तरस रही हूँ मैं अपने पोते पोती का मुंह देखने के लिए, और अब तेरी देवरानी के बच्चा होने वाला है तो तेरी जिम्मेदारी बनती है। वैसे भी तेरे पास कोई काम तो है नहीं, तेरी अपनी तो कोई औलाद भी नहीं है। ठीक कहती है मम्मी जी। कविता का बच्चा जब से घर में आने की खबर मिली है सब लोग बहुत खुश लगते हैं। वैसे लड्डू तो आपको बनाने चाहिए, आप दादी बनने वाली है ना। अरे तो क्या हुआ, तू बना देगी तो हाथ थोड़ी ना घिस जाएंगे तेरे। तेरी देवरानी है, तू भी तो ताई बनेगी जब उसके बच्चा होगा। ठीक है मम्मी जी, मैं ही बना दूंगी। शाम के वक्त कविता,
मैंने ना तुम्हारे लिए स्पेशल सब्जी बनाई है। तुम कह रही थी ना आजकल तुम्हारा कुछ खाने का मन नहीं करता। भाभी ये तो आपने बहुत अच्छा किया, लाइए मैं सब्जी खा लेती हूँ। अरे लेकिन पहले ये तो बता, सब्जी है किस चीज की? प्रेगनेंसी में कोई ऐसी चीज उठाकर नहीं खिला देना, बता पहले मुझे। वो मम्मी जी आजकल कच्चा पपीता बाजार में बहुत आ रहा था, तो मैंने सोचा उसकी सब्जी बना देती हूँ। हाय राम, ये तो क्या करने जा रही थी? तू जानती नहीं, जो औरत पेट से होती है उसे कभी भी कच्चे पपीते की सब्जी नहीं खिलाते। अरे उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो? सच सच बता, तूने ये सब जानबूझकर किया ना? अरे मम्मी जी, आप भाभी से ऐसे क्यों कह रही हैं? वो जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करेंगी, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। सुन लिया मम्मी जी, मेरी देवरानी को भी मेरे पर भरोसा है, लेकिन आपको ना बिल्कुल भरोसा नहीं मेरे ऊपर। अब मुझे क्या पता था, मुझे लगा इसका स्वाद बदल जाएगा, कुछ नया खा लेगी। आगे से ध्यान रखना बहू, बिना मुझसे पूछे अगर कविता को कुछ भी खिलाया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अगले दिन जब कविता अपने कमरे से निकलकर बाहर आ रही थी तो अचानक से सुनीता जी की नजर गैलरी में पड़ी हुई किसी चिकनी सी चीज पर गई और उन्होंने चिल्लाकर कविता को वहीं पर रोक दिया। कविता बहू, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। क्या क्या हुआ मम्मी जी? हाँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे ये देखो, ये तुम्हारे कमरे के गेट के बाहर कितना सारा तेल फैला पड़ा है। भगवान ना करे अगर मेरी नजर ना पड़ती और तुम गिर जाती तो कितना अनर्थ हो जाता। लेकिन ये किया किसने आखिर? अरे मम्मी जी, कोई जानबूझकर थोड़ी ना ये सब करेगा, गिर गया होगा तेल कहीं से। नहीं नहीं, ऐसा कैसे गिर गया होगा, और वो भी तेरे ही कमरे के बाहर? तेल लेकर कौन घूमेगा? मुझे अभी के अभी चेक करना होगा। शीतल बहू, यहाँ आना तो। क्या हुआ मम्मी जी, क्यों बुलाया मुझे? तुम थोड़ी देर पहले क्या कर रही थी बहू? क्या करूंगी मम्मी जी, घर के काम कर रही थी, और क्या। अपने हाथ दिखाओ बहू। अरे मम्मी जी, हाथ में क्या देखना है आपको? ये देखो, मेरे हाथ में पेपर नैपकिन है, जरा इस पर अपने हाथ तो रखना। क्यों मम्मी जी, आप मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कह रही हैं? जाने दीजिए ना मम्मी जी, मैं जानती हूँ शीतल भाभी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, आप बेकार में ही उन पर शक कर रही हैं। कहना क्या चाहती हो तुम? मम्मी जी मुझ पर किस बात को लेकर शक कर रही हैं? जरा मुझे भी तो पता चले। अरे कुछ नहीं भाभी, वो क्या है ना, मेरे कमरे के बाहर बहुत सारा तेल गिरा हुआ पड़ा था। मम्मी जी को लग रहा है कि पता नहीं किसी ने यहाँ पर आकर तेल गिरा दिया, और अगर मैं गिर जाती तो ऐसी हालत में आप समझ सकती है ना। अच्छा, तो मम्मी जी को लग रहा है कि मैंने ये काम किया है। अगर तूने नहीं किया तो फिर तू डर क्यों रही है? जल्दी से अपने दोनों हाथ टिश्यू पेपर से साफ करके दिखा। शीतल ने डरते हुए अपने दोनों हाथों को टिश्यू पेपर पर रखा तो पेपर पर खूब सारा तेल लग गया। देखा देखा कविता बहू, मैं ऐसे ही नहीं कह रही थी। अरे बुढ़ापा यूं ही नहीं आ गया मुझे, इतने सालों का तजुर्बा है, अच्छी तरह से समझती हूँ। भगवान ने इसको संतान नहीं दी और पूरा घर तुम्हारी देखभाल में लगा हुआ है, और इस महारानी को ये बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन ऐसी हरकतें ठीक नहीं बेटा। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, आए दिन आप सब लोग कविता को कभी फ्रूट्स खिलाते हैं, कभी लड्डू बनाकर खिलाते हैं, उससे कोई कुछ काम भी नहीं करवाता, सब लोग सारा दिन उसका ख्याल रखते हैं, इसलिए मुझे जलन होने लगी थी। भगवान ने मुझे बच्चा दे दिया होता तो क्या बिगड़ जाता। भाभी परेशान मत होइए, देखिए अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो ये पूरा परिवार दुखी हो जाएगा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आगे चलकर प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि मेरे पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है। अगर नुकसान मुझे पहुँचा तो मुझसे ज़्यादा नुकसान उस बच्ची को पहुँचेगा। हाँ पता है मुझे, आगे से ख्याल रखूंगी। इतना कहकर शीतल मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जब कविता की गोद भराई की रस्म का वक्त आता है तो मोहल्ले की सारी औरतें सुनीता जी के घर पर इकट्ठी होती हैं। अरे वाह वाह सुनीता जी, बहुत बहुत बधाई हो। अरे भैया, आपकी बहू ने तो कमाल ही कर दिया, 2 साल में ही खुशखबरी सुना दी। और बड़ी बहू,
उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे सुनीता जी? भाई 10 साल हो गया है इसकी शादी को, क्या बात है? अरे बात क्या होगी, अब वो माँ नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती, इस पे कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना। और वैसे भी अब मेरी कविता को बच्चा होने वाला है और मैं इसी बात से बड़ी खुश हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बड़ी बहू के बच्चा हो या ना हो। थोड़ी देर बाद गोद भराई की रस्म शुरू होने लगती है और सबसे पहले एक औरत आकर कविता की गोद में गिफ्ट रखती है, लेकिन कविता उसे ऐसा करने से मना कर देती है। 1 मिनट, आप रुक जाइए। अरे क्या हुआ बेटा, ये तो शगुन है, तुम्हें अपनी गोद में रखना ही होगा। 1 मिनट, मैं जरा शीतल भाभी को यहाँ पर बुलाती हूँ। अरे उसे क्यों बुला रही है? ऐसे शुभ काम में उसको मत बुला, उसको बच्चा नहीं होता ना, ऐसे काम में उसका आना ठीक नहीं। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं होगा। पहला तोहफा शीतल भाभी की गोद में ही रखा जाएगा और मेरे होने वाले बच्चे पर भी पहला अधिकार उनका ही होगा। अरे ये कैसी बात कर रही है बेटा? बड़ी मुश्किल से इस घर में खुशियां आ रही है, क्या तुझे इन खुशियों का आना अच्छा नहीं लग रहा? लेकिन कविता किसी की बात नहीं सुनती और शीतल को आवाज देकर बुलाती है। हाँ बताओ, तुमने भी मुझे 2-4 ताने मारने के लिए यहाँ बुलाया होगा? नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। ये गोद भराई का पहला तोहफा आपके लिए। मेरे लिए? लेकिन क्यों कविता? क्योंकि आप घर की बड़ी बहू हैं और जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, घर के सारे काम, मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें बनाना, सब कुछ आप ही ने तो किया है। ये शगुन एक बार आप अपने हाथों से छू लीजिए, फिर देखना मेरा बच्चा हंसता खेलता इस दुनिया में आ जाएगा। अपनी देवरानी कविता की बातें सुनकर शीतल का मन भर आता है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद कविता एक बेटे की माँ बनती है और बच्चे के जन्म के बाद फिर से शीतल को अपने पास बुलाती है। भाभी, ये संभालिए अपना बच्चा। ये तुम क्या कह रही हो कविता? ये मेरा नहीं, तुम्हारा बच्चा है। हाँ भाभी, इसे जन्म मैंने दिया है, लेकिन अब से ये आपकी गोद में खेलेगा। अब देखिए ना, जब इसके पास 2 माँ है तो मैं इसे अकेले क्यों संभालूं? सही कह रही हो, और वैसे भी कितना प्यारा है। ये अपनी बड़ी माँ के साथ रहेगा तो पूरा दिन ख्याल रखूंगी मैं इसका। शीतल बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत व्यवहार किया, लेकिन आज कविता के व्यवहार ने मेरी आंखें खोल दी है। उसने मुझे सिखा दिया है कि प्यार से किसी का भी दिल जीता जा सकता है।